गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम सी इंटरमीडिएट के लिए टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहे हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। इस चैप्टर में हम चैप्टर 1 इनकम टैक्स का स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स आपका 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का जीएसटी है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का। अब क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या कवरेज है। तो चैप्टर में एक तो आपको कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है कि जो इनकम टैक्स का कानून है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है, रूल्स क्या हैं, एक्ट क्या होता है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। फिर आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखाया जाएगा कि अगर आप किसी पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कौन कौन सी स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप भी सिखा देंगे तो ये मगअप करना हो जाएगा, रटना हो जाएगा। क्योंकि जब आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, जब आप पूरी इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़ लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो वो उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। फिर आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, किसी भी एक्ट को अगर आपको समझना है तो आपको डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं। फिर बेसिस ऑफ चार्ज, किस बेसिस पे टैक्स लगता है, टैक्स की रेट्स क्या हैं, वो आपको इस चैप्टर में पढ़नी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 124 ये आईसीए का स्टडी मटेरियल है, उसी से आप पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले तो टैक्स का मीनिंग दे रखा है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टैक्स क्या होता है तो आप ये बोलेंगे टैक्स एक कंपलसरी अमाउंट है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। पर मेरे अकॉर्डिंग टैक्स एक कंपलसरी तो है ही, कंपलसरी तो है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई आपको इतना अमाउंट पे करना है, टैक्स कंपलसरी। पर मोरल भी है मेरे अकॉर्डिंग। मोरल मतलब कई लोग टैक्स का बहुत चोरी करते हैं, इनकम तो बहुत ज़्यादा होती है कईयों की, पर वो टैक्स देना नहीं चाहते, तो अपनी मोरल ड्यूटी को वो भूल जाते हैं। हर कोई सोल्जर बन के आर्मी में तो नहीं जा सकता, राइट। तो आपकी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट डोनेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए देश के डेवलपमेंट के लिए, जिसे आप टैक्स का नाम दे सकते हैं। तो टैक्स कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी है मेरे अकॉर्डिंग। कंपलसरी तो है ही, मोरल भी है, क्योंकि आपको पे करना चाहिए अगर आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस करती है तो देखें, लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का क्या मीनिंग दे रखा है यहाँ पर। आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते हैं, एक्ट में तो सेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन की जगह आर्टिकल्स दिया बोले जाते हैं। डिफाइन द टर्म टैक्सेशन एज फॉलो। टैक्सेशन इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, कोई भी टैक्स लगाना, इम्पोज लगाना, वेदर जनरल, चाहे वो जनरल टैक्स हो, चाहे लोकल कोई लोकल अथॉरिटी ने लगाया, और स्पेशल हो। एंड टैक्स शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, और टैक्स के मीनिंग को इसी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। पर जनरली ये मीनिंग ज़्यादा सही है। टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। टैक्स आर लेविड, लेविड मतलब चार्ज लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू मीट मतलब फुलफिल करना द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के वेलफेयर के एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है वो वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, जैसे रोड्स बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना। देर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसी को टैक्स पे करना होता है, वो अपने टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे टैक्स को आप डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे आपकी जॉब लग गई, आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो टैक्स तो आपको ही देना होगा, राइट। आपके भी यहाँ पे मम्मी पापा या कोई फ्रेंड नहीं देगा, आपको ही उसका बर्डन उठाना होगा, तो डायरेक्ट टैक्स होगा। यानी इसमें पेयर एंड बियरर सेम पर्सन होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी पे कोई और करेगा, बियर कोई और करेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी भी पढ़ेंगे, है वो आपके कोर्स में 50 मार्क्स का। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो पे कौन करता है, बिजनेसमैन, पर बर्डन किस पे डाल देता है, वो कस्टमर। पैसे तो आपसे लेके देता है वो गवर्नमेंट को, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर एंड बियर आर डिफरेंट पर्सन, बट इन डायरेक्ट टैक्स में पेयर एंड बियर आर सेम पर्सन। तो देखें, डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम, अगर इनकम पे लग रहा है, कोई वेल्थ प्रॉपर्टी पे लग रहा है ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स, आप किसी और से पैसा नहीं ले सकते। दैट इज द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, आप अपने टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, आप इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको खुद ही बियर करना होगा, यानी आप किसी से लेके सरकार को जमा नहीं करा सकते। अगर आपकी इनकम हुई है, आपका प्रॉफिट हुआ है, तो आपको खुद ही पे करना होगा।
इनडायरेक्ट टैक्स अब तो आप समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। इफ टैक्स इज लेविड यानी चार्ज होता है ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस देन इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। अगर आप इंडिया के बाहर से सामान मंगवाते हैं तो उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। इंडिया के बाहर से आप इंडिया के बाहर कोई सामान भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी पे इनडायरेक्ट टैक्स है। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन पेइंग द टैक्स पास ऑन द इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब बर्डन ऑफ टैक्स टू अनदर पर्सन, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पर्सन पे। टाइप दे रखा है टैक्सेस के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स तो पढ़ना ही है, आपके कोर्स में है। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम असेट, अगर आप कोई छुपा अनडिस्क्लोज मतलब कोई इनकम छुपाते हैं फॉरेन की और कोई एसेट छुपाते हैं तो उस पर भी टैक्स लिया जाएगा। अगर आप चोरी करने की कोशिश करते हैं, कोई इनकम छुपाते हैं तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और कस्टम ड्यूटी, ये एग्जाम्पल हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस के। एक और चीज़ होती है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स है ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकम कमाओगे टैक्स बढ़ता जाएगा। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव मतलब पेइंग कैपेसिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर्सन की टैक्स पेयर की, चाहे मैं कोई पार्ले जी का बिस्किट खरीदूं या आप कोई बिस्किट खरीदें या कोई भी सुपर रिच पर्सन कोई बिस्किट खरीदे, राइट, वो सेम प्राइस पे मिलेगा। उससे पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी, गरीब है तो चलो इसे सस्ते में दे दें या अमीर है तो इससे ज़्यादा पैसे ले लें। तो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इक्वल बर्डन पड़ता है कस्टमर पे, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती है। जबकि डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, इसमें पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। अगर ज़्यादा इनकम कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना होगा, कम कमाओगे तो कम टैक्स देना होगा। वाई आर टैक्सेस लेविड, अफकोर्स नेक्स्ट टॉपिक है कि टैक्स क्यों लगाए जाते हैं। ऑब्वियसली रेवेन्यू है, टैक्स लगाने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है, तभी तो वो कंट्री का डेवलपमेंट कर पाएगी। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए टैक्स एक मेजर रेवेन्यू होती है क्योंकि उसी से वो डेवलपमेंट कर पाते हैं अपनी कंट्री का। द रीज़न फॉर लेवी मतलब चार्ज, लॉ का वर्ड है, मेन वर्ड मीनिंग अगर आप देखें नॉर्मल तो लेवी मतलब चार्ज करना होता है। चार्ज ऑफ टैक्स लगाया जाता है इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि मेन इनकम है, एक बेसिक सोर्स है रेवेन्यू का टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू से रेज जो भी पैसा रेज होगा, जो इकट्ठा होगा टैक्सेस यूटिलाइज, उसे यूटिलाइज किया जाएगा फॉर मीटिंग मतलब फुलफिल द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी खर्चे पूरी करेगी इस पैसे से, लाइक डिफेंस पे खर्चा करेगी, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, प्रोविजन मतलब देना, शिक्षा देगी, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल वगैरह डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, फैसिलिटी लाइक रोड, डैम एक्सेट्रा। पावर टू लेवी टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिना लॉ बनाए आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दे रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के बनते हैं। तो बिना संविधान में अगर पावर नहीं है तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के क्या प्रोविज़न है वो यहाँ बता रखे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 ले डाउन बताता है दैट नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जाती, कोई अथॉरिटी मतलब कोई लीगल कानून नहीं बनाया जाता, उसके बाद ही उसके बिना आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी बिना कानून बनाए, बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई टैक्स आप पब्लिक से कलेक्ट नहीं कर सकती सरकार। अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स चार्ज करने के लिए अ लॉ नीड टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा, यानी बिना कानून बनाए कोई टैक्स पब्लिक से आप कलेक्ट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द पावर, अधिकार देता है टू लेवी, चार्ज करने का एंड कलेक्ट करने का टैक्स, वेदर डायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना हो यानी इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। यानी पावर जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो कानून बना के कोई टैक्स आपसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर लेवी का मतलब हो गया चार्ज, कलेक्ट टैक्स, इनमें क्या फ़र्क है। सपोज आपके घर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल आया आपके घर 2000 रुपीज़ का, आज डेट है आपके, ठीक है, आज की डेट है 7 अप्रैल, आपके घर बिल आ गया बिजली का, और इसमें आपने देखा होगा डिपॉजिट डेट कुछ दिन बाद की होती है, जनरली मान लेते हैं 15 अप्रैल लास्ट डेट है डिपॉजिट कराने की। तो जैसे बिल आपके लेटर बॉक्स में डाला उस पर्सन ने, ठीक है, जो बिल दे रहा है, तो चार्ज तो आज आप लायबल तो आज ही हो गए, यानी चार्ज क्रिएट हो गया,
चार्ज मतलब आप लायबल हो गए, आप चाहे तो आज भी तो जमा करा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप 15 अप्रैल तक देंगे तो कोई पेनल्टी लगेगी, तो आप चाहे तो 10 तारीख को और 12 तारीख को कभी भी जमा करा सकते हैं। तो कलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट को बाद में पहुँचे, चार्ज तो क्रिएट हो गया। तो ये होता है चार्ज और कलेक्शन में फर्क। लेवी का मतलब लायबल हो गए पर हो सकता है डिपॉजिट गवर्नमेंट को कलेक्शन नेक्स्ट डेट को हो या कुछ दिन बाद हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। लेवी मतलब चार्ज एक लगाना कि टैक्स लग चुका, पर कलेक्ट हो सकता है सेम डेट को भी हो सकता है, कुछ दिन बाद भी हो सकता है टैक्स। द पार्लियामेंट यानी संसद एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं आर एम्पावर्ड, एम्पावर मतलब उन्हें अधिकार दिया गया है टू मेक लॉ कि वो कानून बना सकती हैं ऑन द मैटर्स, उन मैटर्स पर एन्यूमिनेटेड जो कि बताए गए हैं इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल दे रखा है, 7वीं अनुसूची है। बाय वर्च्यू मतलब इस वजह से ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये समझ लें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो 7th शेड्यूल है, 7वीं सूची है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, क्योंकि हमारे लॉ मेकर को पहले से पता था कि इंडिया में 2 सरकारें पैरेलल चलेंगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो दोनों में क्लैशेस होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हमारी बात मानो, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हमारी बात मानी जाएगी, तो लड़ाइयाँ होंगी। तो इसलिए लॉ मेकर पहले पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर गए हैं। उन्होंने 3 लिस्ट बनाई है, एक होती है यूनियन लिस्ट जिसे आप सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची भी बोल सकते हैं, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी मिक्स लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जिन टॉपिक्स के नाम यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं, जैसे इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, तो उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, स्टेट को कोई राइट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स में चेंज नहीं कर सकती है इनकम टैक्स में। बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको लर्निंग को करनी होती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, सेंट्रल दखल नहीं देगी। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जो मिक्स लिस्ट है, इसमें जो टॉपिक्स हैं उन पे केवल दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्करेंट लिस्ट में मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कानून बना लिया सपोज, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना लिया जो टॉपिक इस लिस्ट में आता है उस पर, तो किसका प्रिवेल करेगा? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रिवेल करेगा। नहीं, अगर ऐसा होगा अगर फिर कॉन्करेंट लिस्ट का मोटिव क्या है, फिर तो आप इसे यूनियन लिस्ट ही बोल दो, राइट। तो इसमें क्लॉज डाला गया कि अगर दोनों ही सेम टॉपिक पे कानून बना लेते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक आता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर राइट होगा, राइट है मतलब वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में हमारा माना जाए। तो अगर राष्ट्रपति अलाउ कर देगा तो राजस्थान में तो राजस्थान गवर्नमेंट का ही कानून चलेगा और रेस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, क्लियर। तो कॉन्करेंट लिस्ट मिक्स है जिसमें दोनों के पास पावर है, पर अगर दोनों ही लॉ बना लेते हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल करेगा। पर स्टेट को राइट दिया गया, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो प्रेसिडेंट अलाउ कर सकता है कि स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। तो वो यहाँ पे बता रखा है देखिए 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन मतलब इंक्लूड्स 3 लिस्ट, 3 लिस्ट दे रखी हैं विच इन्यूमरेट जो बताती हैं द मैटर्स वो मामले वो सब्जेक्ट अंडर विच पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी कि जिसमें संसद को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट वालों को राइट होगा टू मेक लॉ फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। द फॉलोइंग आर द लिस्ट। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स कंटेन इन यूनियन लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट में टॉपिक आते हैं उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर कंटेन द स्टेट लिस्ट। स्टेट जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी इन टॉपिक्स पर। कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स कंटेन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, दोनों के पास पावर है। आपको इनकम टैक्स पढ़ाई दिया, वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, ठीक है। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री 82, इसमें एंट्री नंबर 1, 2, 3 सब्जेक्ट के टॉपिक के नाम है ऑफ द यूनियन लिस्ट दैट इज लिस्ट फर्स्ट इन द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन टैक्स ऑफ इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर तो स्टेट्स को दे रखी, उनके अलावा जो इनकम टैक्स है वो कौन लगाएगी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है। अब एक बार ब्रीफली आप समझ लें कि इंडिया में कोई भी कानून कैसे बनता है, एक नॉर्मल प्रोसेस। सबसे पहले अगर आपको कोई कानून बनाना है तो आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, भाई कोई सब्जेक्ट या टॉपिक होगा ना जिस पे आप कानून बनाएंगे, सब्जेक्ट मैटर आप बोल सकते हैं या उसे टॉपिक बोल सकते हैं, वो आपको चूज़ करना होगा,
कि आप किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे काम बनाना चाहते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक सब टॉपिक हो गया, कंपनी एक टॉपिक हो गया, पार्टनरशिप फर्म एक टॉपिक हो गया, लाइक दैट। तो ये टॉपिक आपको चूज़ करना होगा। अब सर ये टॉपिक कहाँ से मिलेगा? एज़ पर नीड, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक चूज़ करेंगे। पर टॉपिक डिफाइन होना चाहिए, मतलब उस टॉपिक का नाम होना चाहिए यूनिलिस्ट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो यूनिलिस्ट में होना चाहिए वो टॉपिक। अगर स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट लिस्ट में, कॉन्ट्रेंट में। जैसे जीएसटी एक टॉपिक था, गवर्नमेंट को जीएसटी लाना था इंडिया में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टॉपिक हो गया। पर अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी में, पर अभी समझाते हैं जीएसटी का टॉपिक किसी लिस्ट में था ही नहीं। तो जब किसी लिस्ट में ही नहीं है वो टॉपिक, तो कोई भी गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, क्योंकि कानून बनाने की पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन देगा। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक होना चाहिए, यानी वो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाना चाह रही है, स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, कॉन्करेंट में। अगर टॉपिक ही नहीं है तो कोई सरकार कानून नहीं बना सकती। तो पहले हमने क्या किया था, जीएसटी लाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, तो वो टॉपिक नहीं था। आर्टिकल 246A जोड़ा हमने उसमें, और 246 आर्टिकल फिर पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो इंडिया में जीएसटी लगा सकती है। तो आप पहला समझ होंगे, पहले सब्जेक्ट मैटर आपको चूज़ करना होगा। कोई कानून बनाना है इंडिया में, अगर टॉपिक कहाँ से मिलेगा? सब्जेक्ट मैटर जो 7th शेड्यूल है उसमें मिलेगा टॉपिक। अगर नहीं है टॉपिक तो यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, वो टॉपिक ऐड करना होगा, उसी के बाद कोई भी सरकार कानून बना सकती है। तो पहली स्टेप होती है कि कोई भी कानून अगर इंडिया में आपको बनाना है तो फर्स्ट यू हैव टू चूज़ अ सब्जेक्ट मैटर, और टॉपिक आपको चूज़ करना पड़ेगा। दूसरी स्टेप क्या होती है? फिर टॉपिक तो मिल गया सरकार को कोई सा भी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करती है, जो उस टॉपिक को जानने वाले लोग होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट होगी, वो ऑथर हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन जो गवर्नमेंट को लगता है वो एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करेगी, ठीक है। दूसरी स्टेप हो गई एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तीसरी स्टेप, जो एक्सपर्ट कमेटी है वो फिर एक ड्राफ्ट लेटर या बिल तैयार करेगी कि इस एक्ट में ये होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, लाइक दैट। ड्राफ्ट लेटर या बिल प्रिपेयर करेगी वो कमेटी। फिर ये जो ड्राफ्ट लेटर या बिल है ये बोथ हाउसेज में पास करवाया जाएगा। बोथ हाउस समझते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। हिंदी में अगर बोले तो राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, जहाँ नॉमिनी बैठते हैं स्टेट के, वो अपर हाउस होगा इंग्लिश में। और जहाँ पार्लियामेंट होती है, जहाँ संसद, वो होगा लोअर हाउस इंग्लिश में। तो आपको दोनों हाउसेज में मेजोरिटी से बिल को पास कराना होगा। मेजोरिटी 50% से ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए उस बिल को पास कराना होगा। लोकसभा राज्यसभा में अगर मेजोरिटी हो जाती है, बिल पास हो जाता है, तो बिल पास होने फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने के लिए। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ कमी है, ये कुछ प्रॉब्लम है उस बिल में, तो वो रिजेक्ट कर देगा, अपनी स्वीकृति नहीं देगा, असेंट नहीं देगा। फिर वापस बिल कमेटी के पास आएगा, कमेटी और राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चेंजेस करेगी उस बिल में। फिर वो बिल वापस से बोथ हाउसेज में पास होगा, क्योंकि चेंजेस हो गए कुछ, तो दोनों हाउसेज में फिर से पास कराया जाएगा। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इंडिया में एक्ट बनाने का, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट मैटर रिवाइज करने, एक सब्जेक्ट मैटर टॉपिक चूज करना होगा। ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है, डिपेंड करेगा कौन सी सरकार, कौन सी गवर्नमेंट कानून बना रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है तो यूनियन लिस्ट में मिलेगा टॉपिक, स्टेट गवर्नमेंट कानून बना रही है तो स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, कॉन्करेंट में मिक्स टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक ही नहीं है तो यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब संशोधित करना पड़ेगा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको वो टॉपिक ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहला हो गया सब्जेक्ट मैटर टॉपिक चूज फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, फिर गवर्नमेंट अपॉइंट एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी जो सब्जेक्ट को जानने वाले लोग हैं उनकी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी एक ड्राफ्ट बिल या लेटर तैयार करेगी। लेटर या बिल बोथ हाउसेज में पास होगा। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। वो रिजेक्ट मतलब कोई रीज़न देगा, ऐसे हवा में रिजेक्ट नहीं करेगा, रीज़न देगा। उसको चेंजेस होने के बाद वापस बोथ हाउसेज में पास होगा। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देगा तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्ट बन गया, ठीक है, कानून कैसे बन गया। अब एक्ट किस में बटा होता है, ठीक है। तो जैसे आपकी बुक चैप्टर में बटी होती है, ऐसे एक्ट में भी चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में, नॉलेज के लिए पढ़ लें। एक्ट बटा होता है चैप्टर में, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शन में। वैसे बुक अपनी बचपन से अपन पढ़ते थे तो हेडिंग्स में बटी होती थी बुक। हेडिंग्स में कोई जगह चैप्टर बटे होते हैं सेक्शन में, कि एक से लेके ये सेक्शन इसमें आएगा, ये सेक्शन इसमें आएंगे।
तो एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शंस में, राइट। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे बोलते हैं प्रोविज़न, कि इस सेक्शन में प्रोविज़न है। अब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़े टेक्निकल वर्ड आने चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। एक्ट बटा होगा चैप्टर्स में, चैप्टर बटे होंगे सेक्शन में। सेक्शन में जो चीज़ लिखी है, जैसे कोई भी सेक्शन आप पढ़ेंगे, भी पढ़ेंगे इसमें आगे, तो उसे प्रोविज़न बोलते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। इंडिया में इनकम टैक्स अगर समझना है तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी इनकम टैक्स में। द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कंसिस्ट, मतलब इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। अगर आपको इनकम टैक्स को समझना है तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी इनकम टैक्स में। एक तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होगा जो कानून है, राइट। एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो बजट आता है हर साल, बजट पे जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, तो वो आपको पढ़ना होता है। इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ने होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ने होते हैं, और लीगल डिसीजन कोर्ट, जो कोर्ट टाइम टू टाइम डिसीजन देता है वो भी आपको पढ़ने होते हैं। जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि वो जो डिसीजन देता है कोर्ट, वो प्रिवेल करते हैं लॉ पे। अगर कोई लॉ में मान लीजिए कोई चीज़ लिखी हुई है पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो लॉ पे प्रिवेल करेगा। अब क्वेश्चन उठता है सर रूल्स क्या होते हैं और प्रोविज़न में क्या फ़र्क है। देखिए एक्ट तो कैसे बनता है आप समझ गए, अभी बताया था एक्ट कैसे बनता है। अब मान लीजिए एक्ट में कोई चेंज करना है, आपको कोई भी चेंज करना है कानून में, तो वही लेंदी प्रोसेस है। अगर एक्ट में कोई चेंज करना है तो पहले आपको वही चेंज करने के बाद आपको राज्यसभा लोकसभा में पास कराना पड़ेगा वो कानून, और फिर वो एक्ट में चेंजेस होगा। पर गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट को पता है अगर हमने सारी चीज़ें एक्ट में लिख दी और बाद में अगर एक्ट को बदलना है तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, फिर राज्यसभा में जाओ, फिर लोकसभा में जाओ, फिर चेंजेस को आप अप्रूव करवाओ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारी चीज़ें एक्ट में नहीं लिखती, बेसिक चीज़ें एक्ट में लिख देती हैं। फिर एक्ट में ढंग से अप्लाई करवाने के लिए एक्ट में जो प्रोविज़न है, अभी आपने पढ़ा प्रोविज़न जो होते हैं सेक्शन में जो लिखा होता है प्रोविज़न बोलते हैं, तो प्रोविज़न्स को ढंग से अप्लाई करवाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और रूल्स अलग से बनाए जाते हैं, वो एक्ट में नहीं डाले जाते। अब क्वेश्चन होता है क्यों अलग से बनाए जाते हैं, जब सब पढ़ाने तो है ही ना, तो एक्ट में ही डाल दो। नहीं, रूल्स को कभी भी अमेंड किया जा सकता है। जो सत्ता में है सरकार, जो एट प्रेजेंट पावर में है जो गवर्नमेंट, वो रूल्स को कभी भी बदल सकती है। एक्ट में अगर एक्ट में लिख दिए जाएंगी सारी चीज़ें तो एक्ट को बदलने में बहुत टाइम लगेगा। राज्यसभा में जाओ, फिर लोकसभा में जाओ, फिर एक्ट को चेंजेस पास करवाओ, रूल्स कभी बदले जा सकते हैं। इससे गवर्नमेंट थोड़ा सेफ साइड चलती है कि भाई हम सारी चीज़ें एक्ट में नहीं लिखेंगे, मेन चीज़ें एक्ट में लिख देंगे, पर उनके इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट होगा वो रूल्स में लिखा जाएगा, और रूल्स को कभी भी बदला जा सकता है। उसके लिए कोई राज्यसभा लोकसभा में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोविज़न रूल में क्या फ़र्क हुआ, प्रोविज़न सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे आप प्रोविज़न बोलते हैं, प्रोविज़न एक्ट का पार्ट होते हैं। रूल्स एक्ट का पार्ट नहीं होते, रूल्स अलग से बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोविज़न्स को ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन होता है रूल में कुछ और लिख दिया, प्रोविज़न में कुछ और लिखा है, कौन प्रिवेल करेगा, ऑब्वियसली प्रोविज़न। यानी कोई भी रूल ऐसे नहीं बनाएंगे जो प्रोविज़न से मिसमैच होगा, आप अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ही रूल बना सकते हैं। यानी रूल्स कभी भी प्रोविज़न को ओवरराइड नहीं करेंगे, वो सुप्रीम नहीं होंगे, प्रोविज़न सुप्रीम होगा, क्लियर। अब बात छिड़ी है तो एक चीज़ और बता देते हैं, रेगुलेशन। एक वर्ड होता है रेगुलेशन। सर अब ये क्या होते हैं, रेगुलेशन मतलब लोअर अथॉरिटी बनाती है जो सरकार नहीं है। रूल्स तो सरकार बनाएगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पर रेगुलेशन बनाएगी लोअर अथॉरिटी। सेबी रेगुलेशन बनाता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी प्रोविज़न रूल्स को ढंग से अप्लाई करने के लिए रेगुलेशन बनाती है लोअर अथॉरिटी, तो ये रेगुलेशंस होते हैं। और प्रोविज़न रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं रेगुलेशन, और ये लोअर अथॉरिटी बनाएगी ढंग से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रोविज़न और रूल्स को। तो जो रेगुलेशन होते हैं वो प्रोविज़न रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, रूल्स जो होते हैं प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो सब सुप्रीम हो गया प्रोविज़न, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन। और रेगुलेशन लोअर अथॉरिटी बनाती है, सेबी जैसे मार्केट के लिए रेगुलेशन बना दी तो वो भी रूल ही होते हैं, पर ये रेगुलेशन बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनाती है, क्लियर। अब क्वेश्चन होता है सर सर्कुलर नोटिफिकेशन में क्या फ़र्क है। जब डिपार्टमेंट में कोई चेंज हुआ है, जैसे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट अलग अलग शहरों में आपने पढ़ा है, तो डिपार्टमेंट में कोई चेंज हुआ है जो पब्लिक को बताना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो सर्कुलर इशू किया जाता है। डिपार्टमेंटल कोई चेंजेस हुआ है डिपार्टमेंट को बताने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को बताने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। और सर्कुलर पब्लिक भी पढ़ सकती है, साइट पे अवेलेबल होते हैं जाके इनकम टैक्स की साइट पे। जबकि नोटिफिकेशन का कोई ऐसा चेंज हुआ है जो पब्लिक एट लार्ज को बताना है, आपने कोई चेंजेस किया है जो पब्लिक को बताना ज़रूरी है सरकार ने, तो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं।
आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। वैसे आप पढ़ेंगे इनको डिटेल में, पर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है। सर्कुलर, अगर आप डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो सर्कुलर इशू होगा, अगर पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन देनी है तो नोटिफिकेशन इशू होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं सी इंटर के लिए, राइट। तो टैक्स का मतलब हो गया इनफोर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब जो लिया जाता है, कंपलसरी गवर्नमेंट पैसा चार्ज करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इसे आप टैक्स बोलते हैं। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में पेयर एंड बियर आर सेम पर्सन, जो पे करेगा वही उसका बर्डन बियर करेगा, यानी आप अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी जैसे जैसे इनकम कमाते जाएंगे टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है इसमें पेयर एंड बियर आर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे कोई और करेगा, बियर कोई और करेगा। जैसे जीएसटी पे करता है बिजनेसमैन, पर बर्डन डाल देता है कस्टमर, कस्टमर से लेके ही वो देता है, राइट। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इसमें पेयर एंड बियर आर डिफरेंट पर्सन होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, यानी इसमें पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती है कस्टमर की, सबको चाहे अमीर हो चाहे गरीब एक ही रेट से टैक्स पे करना होता है। टैक्स लगाने के लिए इंडिया आप पढ़ चुके हैं। टैक्स कोई भी कानून बनाना है, कोई भी टैक्स लेना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि गवर्नमेंट बिना लॉ बनाए, बिना कानून बनाए आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। कानून बनाने का कैसे बनता है, गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो टॉपिक है यूनियन लिस्ट में, जो टॉपिक है उन पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक है उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक है उन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिया और प्रेसिडेंट अलाउ कर दे तो उसके स्टेट में उसका कानून चलेगा। जो इनकम टैक्स आता है वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स का टॉपिक लिखा हुआ है। इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस करना है उसकी पावर किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। इनकम टैक्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिटेल में एक तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ आपको बजट जो हर साल आता है, बजट जब साइन हो जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो उसे एनुअल फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ने हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजन पढ़ने होते हैं लॉ के। आपको आप पढ़ चुके हैं इंडिया में लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले आपने पढ़ा था लॉ बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक चूज़ करना पड़ता है, ये आपको 7th शेड्यूल से मिल जाता है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बनाती है गवर्नमेंट। एक्सपर्ट कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर बिल प्रिपेयर करती है। बिल फिर बोथ हाउसेज में पास होता है। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्ट चैप्टर्स में बटा होता है, चैप्टर्स सेक्शन में बटे होते हैं। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है आप उसे प्रोविज़न बोलते हैं। और प्रोविजंस को ढंग से अप्लाई करवाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स कभी भी प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकते, प्रोविजन से मैच होते हुए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स गवर्नमेंट बनाती है। एक वर्ड होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन रूल्स और प्रोविजंस को ढंग से अप्लाई करने के लिए बनाए जाते हैं, और रेगुलेशन लोअर अथॉरिटी बनाती है जो गवर्नमेंट नहीं होती है, जो सेफी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम डेली कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। आपको अगर सही लगा है वीडियो, आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि वो आगे जाके हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।